जय श्री राम बच्चों लास्ट क्लास में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था। मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर मुझे चार्जेस को असेंबल इंफिनिटी से लाकर असेंबल करना है अलग अलग लोकेशन पे, तो क्या मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, और वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। याद है कि भूल गए? टॉपिक का नाम था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, और मैंने नीचे अलग से लिख दिया था विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। फिर हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता दिया था। आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पोटेंशियल, शॉर्ट में पी लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। टॉपिक का नाम समझ में आ गया? फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चार्जेस को लाकर असेंबल करें। देखो, जिसने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, तभी आज का समझ में आएगा। और जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो घर जाके पढ़ लेना, ठीक है भाई। पिछली क्लास में भी हमने चार्जेस को असेंबल किया था इन्फिनिटी से लाके किसी लोकेशन पे, आज भी वही कर रहे हैं। फर्क ये है कि तब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, इन एक्सटर्नल फील्ड। कोई दिक्कत? अब सारे चार्जेस इकट्ठे तो लेकर आओगे नहीं, एक एक करके लाओगे। तो यहां पर अभी पहले सिंगल पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं। अब याद रखना, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम्हें इंफिनिटी से कोई सिंगल पॉइंट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सिंपल है, लेट there is an external electric field, EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, in a space at any point in the space where point charge from infinity is to be bring is any point in the space where potential charge from infinity is to bring is A। ये दो बातें समझ में आएगी नहीं? स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक पॉइंट पर जिसका नाम ए है, मुझे क्या लेकर आना है? इंफिनिटी से पॉइंट चार्ज। बच्चों अगर तुम्हें ये तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पूरा एक स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल होगा या नहीं होगा? ए पॉइंट पे आपको चार्ज लेकर आना है, क्या ए पर पोटेंशियल नहीं होगा? मान लो मुझे इस ए पॉइंट पर कोई क्यू चार्ज इंफिनिटी से लेकर आना है, तो जिस पॉइंट पर लेकर आना है, क्या यहाँ पे पोटेंशियल पहले से नहीं होगा? कुछ तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पहले से ही है। तो मान लेते हैं लेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू एक्सटर्नल, अब ये पोटेंशियल किसकी वजह से है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज V। अब देखो V1, V2, VA, VB तब नाम देना अच्छा लगता है जब और भी बहुत सारी चीजें हो। जब एक ही पॉइंट है तो V नाम दे देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब बच्चों मुझे ये बताओ वर्क डन कितना लगेगा? वर्क डन टू ब्रिंग
चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू A, तो बताओ बच्चों वर्क डन कितना लगेगा? हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, पता है ना? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज जो भी आप ब्रिंग कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल जो भी ऑलरेडी उस पॉइंट पे है, पोटेंशियल एट ए। तो वर्क डन कितना हो गया? QV, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? बोलो भाई, याद हो गया कि नहीं? आज से ये बात याद रखना, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो जिस भी पॉइंट पर आप पॉइंट चार्ज को लेकर आ रहे हो पक्का वहां पर पहले से कुछ पोटेंशियल होगा। अगर वहां पर पोटेंशियल है तो आपको चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू QV। कोई दिक्कत? चले आगे, कुछ पूछना है तो पूछ लो और ये फॉर्मूला याद भी कर लो। चले आगे, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, अब हम जा रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज पे। 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? बच्चों मैं इतना सारा नहीं लिखने वाला, थोड़ा दिमाग लगाना, अपने आप समझ में आ जाएगा। आप ये समझ लो कि आपको स्पेस में पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दो अलग अलग पॉइंट पे, मान लो ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B, आपको दो चार्ज लेकर आने हैं। यहां पर आपको लाना है Q1 और यहां पर आपको लाना है Q2। कोई दिक्कत? कहां से लाना है? अच्छा, यहां पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरा बनाऊं क्या? समझ गए ना? यहां पर पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है जिसकी वजह से A और B पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। आपको इंफिनिटी से दो चार्ज लेकर आने हैं। कौन कौन से? Q2 और Q1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब बच्चों सबसे पहले Q1 चार्ज, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जरा दिमाग लगाओ। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, U बोलो, PE बोलो, वर्क डन बोलो, सब एक ही बात है, एक ही बात है। हालांकि हमें U से डिनोट करना चाहिए। जरा सोचो इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल लगेगा, क्या वो मैटर करता है? हाँ, अभी पढ़ा था। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर भी कुछ पोटेंशियल होगा जिसकी वजह से इस Q2 को यहां लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा, अभी पढ़ा था। और क्या Q1 जब यहां पर आ जाएगा, देखो एक एक करके चार्ज आएगा, इकट्ठा तो आएगा नहीं दोनों, तो जब Q1 यहां पर आएगा पहले, तो Q1 का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां से मान लो यहां का डिस्टेंस है R12, तो एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, तो वो भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। मतलब ऐसे समझ लो, वर्क डन ड्यू टू, या ऐसे समझ लो, इसको ना ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, effect of external electric field on charge Q1 at A। सही है गलत? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉइंट पर जो भी इफेक्ट होगा, होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बता दो। होगा, प्लस इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज Q2 at B। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से B पर भी तो पोटेंशियल है, तो उस पर भी इफेक्ट तो पड़ेगा ना। कितना पड़ेगा वो बात की बात है, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। प्लस और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 ऑन Q2, और Q1 की वजह से Q2 पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, पहले इतना बता दो। मानते हो ये बात?
अब ये बताओ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था Q1 V1 प्लस इफेक्ट ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q2 V2, कोई दिक्कत। और Q1 की वजह से Q2 पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि Q1 Q2 अपॉन R12, कोई दिक्कत। ये हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये ऐसे काम करता है, कोई दिक्कत। अगर मान लो यहाँ पे n चार्जेस होते, फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस होते तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, समेशन ऑफ QI VI, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, कोई दिक्कत, प्लस समेशन ऑफ QI QJ अपॉन RIJ, के बाहर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और I की वैल्यू 1 से n तक और J की वैल्यू भी 1 से n तक। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था ना, वो पूरा फॉर्मूला तो आ ही जाएगा। और साथ में ये भी आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई। तो ये अलग से हेडिंग डाल देना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अगर n चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में होंगे तो हर चार्ज के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल लगेगा वो ये है, Q1 V1, Q2 V2, Q3 V3, Q4 V4, ये। और ये फॉर्मूला जरा याद करो, लास्ट क्लास में छुट्टी के टाइम पे ये लिख दिया था मैंने पूरा, कि हर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो ये है, कोई दिक्कत। सबके डबल पेयर बनते हैं ना, इसीलिए हमने नीचे 2 लगा दिया था, याद है ना। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया तो कर लोगे। चलें आगे, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों पहले टॉपिक का नाम समझो, पहले उसका मतलब समझो। अगर मतलब समझ गए ना, आधा काम खत्म हो जाता है। हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था चैप्टर 1 में, याद है। और डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया था तो हमने देखा था कि वो रोटेट होने लगता है, और वो तब तक रोटेट होता रहता है जब तक वो इक्विलिब्रियम या स्टेबल पोजीशन में नहीं आ जाता। हाँ या ना। अगर याद नहीं है तो मैं डायग्राम बना दूंगा, दोबारा याद दिला देता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करें शुरू। देखो ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये हरकतें मत करो। मैं बच्चों का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उन्हें वहां कुछ समझ में नहीं आता। वीडियो में मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं ले सकता। बड़े इंस्टीट्यूट समझ जाओ, अभी 2-3 ही चल रहे हैं। वहां से कॉपियां भर के लाते हैं, कहते हैं इसमें जो लिखा है वो समझा दो, हमें आ नहीं रहा समझ में। आते हैं दिन में 3 बजे आते हैं। आगे बात समझ में, यही बेसिक टॉपिक। तो जो तुम फुसफुसा रहे हो ना पीछे, पता सब लग रहा है मुझे, और तुम्हारा इसमें कुछ भला नहीं होने वाला। चैप्टर 1 में डाइपोल पढ़ा है ना, अगर वो भी पूछ लिया ना मैंने अभी तो नहीं बता पाओगे, क्योंकि रिवाइज तुमने किया नहीं होगा। और मैं देखो कितना भला इंसान हूं, मैं वो रिवाइज भी करवा रहा हूं और आगे का भी समझा रहा हूं, लेकिन अभी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। मैं तुम्हें वैसे भी इग्नोर मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं तुम सीखो। समझ गए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल बनाते हैं भाई। लाइनें सीधी हैं, इसको छोड़ के
सीधी है ना, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, डाइपोल। बच्चों मान लो ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि -q, और ये है पॉजिटिव चार्ज +q, और ये बन गया तुम्हारा डाइपोल। कोई दिक्कत? ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। हम ये भी जानते हैं कि डाइपोल का जो सेंटर होता है वहां से उसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है, 2a। ठीक है, जरा याद करो चैप्टर 1 में मैंने तुम्हें बताया था पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाता है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगाएगा, इधर, और कितना लगाएगा, QE। ये हो गया F। कोई दिक्कत? इस नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर, कितना, QE माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, इधर जा रहा है। जरा चेक करो क्या ये डाइपोल अगर इसको इधर खींचेंगे तो रोटेट होगा, होगा या नहीं होगा, और ये रोटेट होकर यहाँ पर आकर थोड़ा ऐसे 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 होकर रुक जाएगा, क्योंकि जब ये सीधा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इधर, तो सीधा खींचोगे तो रुका हुआ रहेगा। याद है, बताया था। तो क्या इस समय इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कितना लग रहा है बच्चों? तो मैंने तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया था, जल्दी बता दो क्या है, P क्रॉस E, P क्रॉस E। और बच्चों मान लो यहाँ पर इसका एंगल बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो मैंने तुम्हें देखो ये सारी चीजें लिखूं या समझ गए, मैं लिख देता हूं। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस माइनस Q क्या है, ईदर चार्ज ऑफ डाइपोल, 2a क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, प्लस माइनस QE क्या है, फोर्स ऑन ईच चार्ज या ईदर चार्ज, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? क्या इस समय इस पर टॉर्क लग रहा है? हाँ, तो टॉर्क अब मैं डिराइव नहीं करूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था P क्रॉस मतलब PE साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो अभी बता दो। यहां तक कोई दिक्कत? लास्ट क्लास मतलब चैप्टर 1 में इतना समझा दिया था और ये डिराइव करके दिखाया था। मुझे ये बताओ बच्चों, जब इधर फोर्स लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है तो ये तो सीधा होकर स्टेबल होना चाहेगा ना, ये तो स्टेबल होना चाहता है। तो भैया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ कहां से गई, कहां से स्टोर हो गई? पहले टॉपिक का मतलब समझो। वैसे है कुछ भी नहीं, यहाँ पर फाइनल फॉर्मूला आएगा माइनस का P डॉट E, P cos थीटा, खत्म। रटना है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर समझना है ना कि क्या हो रहा है, काम कैसे कर रही है चीजें, तो सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, घर जाके रिवाइज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क लग रहा है, सच में लग रहा है क्योंकि ये घूम रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई बताओ? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। जब मैं वर्क डन करूंगा किसी चीज पर तभी तो उसमें वो स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अब सवाल ये है कि मैं इसमें वर्क डन कर कैसे पा रहा हूं? वो देखो बच्चों, ये रोटेट होना चाहता है ऐसे, और मैं क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ के जबरदस्ती उल्टा घुमा रहा हूं। जरा सोचो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं? कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये डाइपोल ऐसा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है ऐसे और इस पे इधर, तो ये रोटेट होके ऐसा होना चाहता है। और मैं क्या कर रहा हूं,
मैं इस पे कुछ वर्क डन कर रहा हूं, मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा रहा हूं उल्टा, फोर्स के ऑपोजिट। क्या मैं किसी के अगेंस्ट काम कर रहा हूं? हाँ। क्या मैं फोर्स लगा पाऊंगा? हाँ। क्या मैं वर्क डन कर पाऊंगा? हाँ। जो भी वर्क डन मैं करूंगा वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। हाँ। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब मैं इसको घुमाऊंगा तो मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, मैंने अगर छोड़ दिया तो वापस से घूम जाएगा वो। हाँ या ना? तो जो मैंने वर्क डन किया, क्या वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ? हाँ। आई बात समझ में? अब हाँ तो बोल ही नहीं रहे। तो सुनो, लेट द डाइपोल is to be rotated from θ1 to θ2। क्या बोला मैंने? माना कि डाइपोल को घुमाया गया θ1 से θ2 तक। मान लो फिलहाल ये θ1 है और इसको θ2 तक उल्टा घुमाया गया, और लिख दो यहां पे अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग या अगेंस्ट द टॉर्क। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन इन रोटेटिंग द टॉर्क, तो dw छोटा सा वर्क डन हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। बोलो हाँ, सही है। छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रोटेटिंग फोर्स लोगे ना, हमने एक चैप्टर पढ़ा था ना, सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल्स, क्लास 7 में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो सवाल अब ये है कि टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन W तब आएगा जब आप dw को इंटीग्रेट करोगे, तो फिर आपको टाउ इंटू डी थीटा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, θ1 से लेकर θ2 तक। बोलो हाँ। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया? पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक। इसमें से कांस्टेंट कौन है? पीई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करोगे? साइन थीटा का। कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक। कोई दिक्कत? साइन थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा? तो पीई माइनस का कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2। कोई दिक्कत? अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, पर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों। इसके बाद क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस का कॉस θ2 माइनस माइनस का कॉस θ1। ये किस किस को समझ में आ गया? अरे इसमें अपर लिमिट डालो ना, तो माइनस का कॉस θ2 नहीं हो जाएगा, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट अगेन माइनस का कॉस θ1। तो वर्क डन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U यानी कि W कितना आ गया? माइनस का PE सॉरी cos θ1 माइनस cos θ2। सबको समझ में आ गया? यानी हमारे पास ये जो टॉपिक था पोटेंशियल जो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आया बच्चों? PE cos θ1 माइनस cos θ2। कोई दिक्कत है तो अभी इसी वक्त पूछ लो, और समझ में आ गया तो बता दो। ये इसका फाइनल फॉर्मूला आ गया है। कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों इसमें ना एक केस ऐड कर रहा हूं। अगर मान लो डाइपोल पहले से ही परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये डाइपोल है ना, मान लो ऐसा कि पहले से ही वो परपेंडिकुलर था और वहीं से मैं उसको उल्टा घुमा रहा हूं या θ2 पे ले जा रहा हूं। ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला तो आई है, लेकिन इसके बाद मैं कह रहा हूं लेट द डाइपोल इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेक करना बच्चों, θ 90 डिग्री हो जाएगा, θ1 90 डिग्री हो जाएगा।
आप θ1 से उसको घुमा रहे हो, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी चेक करना। PE cos 90 माइनस cos θ2, सही है गलत? PE ये सब क्या हो रहा है बच्चों? इधर भी PE इधर भी PE, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए ना? और भाई वीडियो जो देख रहे हो तुमको समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है। यार एक काम करता हूँ, इसको यू कर देता हूँ, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं ना कमेंट कर देंगे। PE cos 90 0 और 0 माइनस cos θ2 कितना बचेगा? माइनस का cos θ2। अब 2 लिखने से अच्छा थीटा लिख दो, तो U आ जाएगा माइनस का P डॉट E। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, समझ में आ गया? यही रटा हुआ है तुम लोगों ने, स्कूल में यही बताया हुआ है ना, फाइनल आंसर यही है ना। तो वो एक्चुअली फॉर्मूला ये है उसका, उसमें आप केस लेते हो तब ये आता है। कोई दिक्कत? चलें आगे। इसके अंदर भी 3 केसेस हैं, देख लो भाई। इसको इरेज कर दूं, लिख लिया ना भाई? इस फॉर्मूले के अंदर भी 3 केसेस हैं। केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो फॉर्मूला क्या है? माइनस का P डॉट E, इसका मतलब माइनस का PE cos थीटा। बात समझ में आ रही है? तो थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब डाइपोल पहले से ही सीधा है, तो ये है स्टेबल कंडीशन, यानी डाइपोल स्टेबल है। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE cos 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गया? माइनस का PE। समझ में आ गया? ये है पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। केस 2, अगर थीटा 90 डिग्री है तो मतलब डाइपोल ऐसा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? माइनस का PE cos 90 कितना हो गया? 0, यानी कि 0 एनर्जी वाली कंडीशन। और केस नंबर 3, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब डाइपोल एंटी पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस PE cos 180। cos 180 कितना होता है? तो क्या आ जाएगा? PE, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो जब एंटी पैरेलल हो जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो उस टाइम मैक्सिमम ही होगी। अब उसको जरा सा भी छेड़ोगे तो तुरंत घूमने की कोशिश करेगा। सबको समझ में आ गया अब तक? कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके बाद कैपेसिटेंस वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी आज वाली क्लास तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारा पोटेंशियल से रिलेटेड था। डाइपोल का पोटेंशियल, डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर पोटेंशियल, चार्जेस को असेंबल करने में पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल। मैंने तुम्हें लेक्चर 1 में ही बोला था ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पोटेंशियल वाला और कैपेसिटेंस वाला, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटेंस करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम लोग यहाँ तक के अभी तक हमने जो भी पढ़ा है कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल हो जाए, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।